On behalf of Perkins India, a warm welcome to all of you to this webinar on emotional well-being of teachers and parents working with children with MDBI during COVID-19. सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में, जिसका विषय है हमारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य अभिभावक, शिक्षक सभी का, खास करके कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए। वेबिनार शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं एक बार देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन 30 मिनट के लिए रहेगा और प्रेजेंटेशन के बाद 10 मिनट के लिए एक सवाल जवाब का सत्र होगा। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान प्लीज सब लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट पर रखिएगा ताकि सब लोग सेशन को और खास करके प्रेजेंटर को अच्छी तरह से सुन पाए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें अपने सवाल आप लोग टाइप कर सकते हो। हिंदी, अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में आप अपने सवाल टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर सेशन प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग लेंगे। ये जो सेशन है शायद फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा और प्रेजेंटेशन के बाद ये प्रेजेंटेशन आपको ईमेल द्वारा भी मिलेगा। तो प्रेजेंटेशन के दौरान प्लीज आप लोग फोटोग्राफ मत लीजिए या इसे रिकॉर्ड भी मत कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशनल वेलबींग या हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें लगा ये वेबिनार होना चाहिए। Looking at COVID-19 and the pandemic, this was a very important topic which we thought of having a webinar on, aside from topics that are more educational or purely educational in nature. आज के टॉपिक के लिए जो हमारी प्रेजेंटर है विमल थवानी मैम, वो ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन अहमदाबाद में कार्यरत है। पिछले 38 सालों से उन्होंने इस क्षेत्र में योगदान दिया है, अभी भी दे रही है, देती रहेंगी। She has been connected with the field of vision impairment, MDVI and deafblindness for the last 38 years. इस प्रेजेंटेशन या इस वेबिनार के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें शायद ही कोई होगा जो विमल मैम को जानता नहीं होगा या जिन्होंने विमल मैम के बारे में सुना नहीं होगा। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वुड बी familiar with विमल मैम and her tremendous contribution to the field of vision impairment, MDVI as well as deafblindness. मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी एरिया है जिसमें विमल बेन ने योगदान ना दिया हो, और मुझे तो ऐसी कोई भी एरिया समझ में नहीं आई, ना ही मुझे याद आई। I was just trying to think, is there any area in which Vimal ma'am has not contributed in the field of vision impairment, MDVI and deafblindness? I couldn't think of any area. Whether it is conducting very successful trainings for teachers, parents, caregivers, government officials, several others, whether it is developing educational programs, whether it is mentoring teachers, whether it is developing publications, contributing in the form of chapters and articles related to education of children with disability, there was no area I could think of where Vimal ma'am has not had a contribution, not just in the state of Gujarat, not just across India, but in several countries in Southeast Asia. तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे विमल मैम ने अपना योगदान न दिया हो। चाहे प्रशिक्षण करना हो, अभिभावक, शिक्षक, गवर्नमेंट से जुड़े लोग, केयर गिवर्स और अन्य कई सारे लोग,
अलग अलग देशों में पूरे भारत भर में प्रोग्राम्स की निर्मित करने में सहयोग देना, आर्टिकल्स लिखना, पब्लिकेशंस लिखना, जिससे कि टीचर्स और फैमिलीज को बच्चों के साथ काम करने में सहायता मिले, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पे उन्होंने योगदान ना दिया हो. And we are very fortunate that she has agreed to be the resource person for today's topic. तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आज के टॉपिक के लिए वो हमारी प्रवक्ता है. तो I welcome Vimal ma'am and over to you for the presentation. Thank you, Sampada, for such an elaborative introduction. I don't know, my anxiety level has gone up like anything, and you have put me on a taste for my emotional well-being. So, good afternoon, namaste sabhi ko, and good morning to all my Perkins people who have joined here, Debbie, Christine, Paige, and everybody. आज का टॉपिक के बारे में संपदा ने जो बताया, just give me 1 minute. Share this. Yeah. In today's time, that is also COVID-19 pandemic situation, which came so suddenly and absolutely unknown to all of us. हमें पता नहीं था कि ये suddenly ऐसी कोई महामारी आ जाएगी कि हमें घर में बंद कर देगी, किसी को मिलने से रोक देगी. Put on F5 slideshow. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. So, and एक डरावना सा माहौल खड़ा हो गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा और हम क्या कर पाएंगे. सही बोल रही हूँ ना मैं? मुझे लगता है आप सभी मेरे साथ इस बात में संपूर्ण तौर से सहमत होंगे. You will all agree with me that what we have undergone for last 7 months. And suddenly the whole world came to a standstill, which put many challenges, particularly when we think of children and people with VI, MD, deaf blindness. So from March onwards, schools closed. The parents couldn't go out, the students couldn't go out, couldn't do regular activities and all. And probably it was somewhere from mid of May, after the first unlock, all people working with people with deaf blindness and VIMD started their virtual training, online classes and all. But देखने में ये आया कि तब से लेके अब तक yes टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत आगे आए और उसका उपयोग करने लगे, पर देखने वाली बात ये है कि सभी ने सोचा सबसे पहले we all started talking about COVID-19, what it is, how difficult it is to make people with deaf blindness to understand, etc. And unka teaching, learning needs, and there were some webinars, there were so many WhatsApp meetings with parents, webinars organized, IEP पे, teaching strategies पे, पेरेंट्स रोल, क्योंकि हम लोग हर बार यही सोचते हैं कि पेरेंट को ये करना चाहिए, पेरेंट्स को वो करना चाहिए, टीचर्स को ये करना चाहिए, टीचर्स को वो करना चाहिए. And in between the new education policy was announced in India, so we had a webinars on new education policy as well. But rightly said by Sampada, कि there was
hardly any mention about the mental health issues. तो आज देखेंगे कि इस माहौल में पेरेंट्स एंड टीचर्स किस रास्ते से गुजरे हैं, उनको क्या दिक्कतें आई है और उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स की बात करूं, ये 30 मिनट्स में मैंने कोशिश ये की है कि जितना पेरेंट्स के साथ काम किया और उनसे जो हाव भाव मुझे मिले उसको मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। तो जब पेरेंट्स से सबसे पहले हमारी 20 मई को एक वर्चुअल मीटिंग हुई और उसमें सभी पेरेंट्स ने एक ही आवाज में बोला कि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मेक आवर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट दिस कोविड-19 कि earlier we were telling them to touch everything and now we have to tell them don't touch. So it was a very difficult for parents to make them understand as well as for students also to understand ki why so change, why nobody is going out of home. And ऐसे बहुत सारे issues हुए, economic issues, we all can understand that some parents had they lost their job or they were pay cuts, and the other difficulty they mentioned that it is very difficult when children are all the time in at home to occupy them in a meaningful activities, क्योंकि सारा टाइम उनके साथ क्या करो कैसे करो, मटेरियल नहीं है, आइडियाज नहीं है, तो क्या करना है। कम्युनिकेशन ऑल्सो वॉज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मदर जैसे जैसे करके कर लेती है, घर के सारे लोग नहीं कर सकते, टीचर्स नहीं है, टीचर्स को फोन करते हैं पर वो डायरेक्टली बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं है, एंड बच्चों को घर के अंदर रखना वॉज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। सो इस तरह के फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बहुत सारी नीड्स जो इन बच्चों की थी, तो अब स्कूल ना जा सके, थेरेपी के सेशन में ना जा सके तो करे क्या, तो वो सारी वरीज पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा उभरने लगी, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल ऑफ अस स्टार्टेड एड्रेसिंग देम। तो मेजरली इफ यू सी कि स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और इमोशनली भी, क्योंकि अगर रोना भी आता है तो किसके सामने रो, गुस्सा आता है तो किसके सामने निकालें, झगड़ना है तो किसके साथ करें, या हर रोज झगड़ा हो तो उसका समाधान कैसे करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी जो ये मैं बातें बोल रही हूँ उसके साथ सहमत होंगे। और एक बहुत डरावना सा माहौल आसपास खड़ा हो गया उनके लिए, एंड जो केयरगिवर्स है, टीचर्स है, थेरेपिस्ट है, हमारी भी आदत होती है, हम हमेशा बोलते हैं पेरेंट्स ये नहीं करते हैं, पेरेंट्स वो नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स की तो 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और फाइनली जवाबदारी उनकी ही है। और तो इस तरह के माहौल में पेरेंट्स और बच्चे रहे हैं इतने सारे महीनों तक। अब आते हैं कि टीचर्स के ऊपर, क्योंकि आज का हमारा कंसर्न वही है। तो सामान्य तौर से हमको लगता है कि टीचर इज अ सुपर ह्यूमन बीइंग, you know, for children have ultimate faith. I have number of such experiences where घर में बच्चा कुछ नहीं मानता है मम्मी की बात या किसी और की बात, तो एक ही बात होती है कि मैं आपके कृपा टीचर को बोल दूंगी, मैं आपके ये टीचर को बोलती हूँ, और कई बार वो फोन करके बोलते भी है। So children have that rapport with the teachers, they have faith कि हाँ इन्होंने बोला तो मुझे करना ही है। And parents also depend too much, quite a lot on them, because उनके progress, वो क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, और उसके बारे में जानकारी, गाइडेंस वगैरह सारी चीजें पेरेंट्स भी टीचर्स के ऊपर संपूर्ण तौर से निर्भर रखते हैं। एंड पर हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि वो टीचर स्कूल के अलावा, इन बच्चों के अलावा अपने फैमिली, उनकी जो खुद की फैमिली है उसकी एक सदस्य है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। एंड ये जो न्यू नॉर्मल सिंड्रोम आया,
आज की तारीख में दिस इज अगेन अ न्यू वर्ड, न्यू नॉर्मल. So use of technology, virtual classes, virtual meetings, working from home, working in isolation. So ये सारी situation कितनी challenging होती है teachers के लिए, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे. So इस सारे कारण के वजह से जो पेरेंट्स एंड टीचर्स को अनुभव हुआ, ये मैं मानती थी पहले, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका हमने एक एविडेंस बेस ये भी लाए कि हाँ ये सही बात है. तो इन सब चीजों का पेरेंट्स के ऊपर एज वेल एज आप मानोगे कि टीचर्स वर अंडरगोइंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस फॉर देयर पर्सनल रीजंस एज वेल एज फॉर द वर्क रीजंस. They also had such emotional imbalances. Sometimes guilt feeling होता है कि अरे रे हम लोग बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, हम लोग अपने बच्चों को नहीं ध्यान दे सकते हैं. कई बार बच्चा नहीं सीखता है तो गुस्सा भी आता है, एंड इस तरह से हमेशा उनके दिमाग में भी काफी नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होते ही रहते हैं. सोशल प्रेशर भी रहता है. अगर ऑफिस चालू है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे. Then relationship at home and school, they were feeling they got affected. Teaching became very difficult, and इन सबको इकट्ठा करें तो उनको लगा कि शायद हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर आ रहा है. So ऐसे माहौल में जब हम लोग टीचर्स और पेरेंट्स हैं, तो उनमें से अपेक्षाएं तो हम बहुत रखते हैं, पर क्या कभी उनके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में कभी सोचा है? सिर्फ हम लोग कंप्लेन करते हैं कि टीचर could not deliver this, or parents do not follow this. But do we ask them? Do we think about their health anytime? Do we ever ask them how are they feeling? How are they? How was their day? No, and I'm sure you all must agree with me कि that is very important. And वो लोग एक इंसान की तौर पे काफी सारे इस तरह के फीलिंग्स में से, मुश्किलों में से गुजरते होंगे, ये आप सब मेरे साथ सहमत होंगे ही. एंड हम लोग कभी नहीं पूछते उनको, फिर वो पेरेंट हो और टीचर्स हो, मैनेजमेंट के लोग हो, उनके घर के लोग हो, कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं या किस तरह से उसका समाधान करते हैं. अगर आप मेरे साथ सहमत हैं और अगर इसका आप सहमति से बोलते हैं कि शायद जाने अनजाने में हम ये मिस्टेक करते ही हैं, तो देन इट इज हाई टाइम टू एड्रेस. So I'm really thankful to, and I'm very happy to Perkins India and Perkins International, Perkins School for the Blind also, to think of such a very important topic that to address, which till now in our field, I think this is the first webinar which we are having on emotional well-being. और जब संपदा ने मेरे साथ बात किया, तो मुझे लगा कि थियोरी में या बेस्ड ऑन माय अर्लियर एक्सपीरियंस, इफ आई पुट डाउन फ्यू नोट्स एंड शेयर विथ यू, मे नॉट बी वेरी ये नाइंसाफी होगी, इस सब्जेक्ट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी. तो आई जस्ट लिस्टेड डाउन, I developed a simple questionnaires. There were only 15 questions, and I interviewed only 20 teachers who are working with us. थोड़ा बैकग्राउंड में आप सबको दे दूं कि हमारे टीचर के केस में, बिकॉज द BPA started working from 8th of May, and there was no pay cut of any teacher. They were paid full salary, and after 18th May they started coming for half day, and probably after mid of June they started the full day. So in their case there was no pay cut or there was no loss of their job, but in spite of that so
the findings which I'm here to share with you, कि उस क्वेश्चनर के बेस में जो फाइंडिंग्स निकल आई ऑफ दिस सैंपल साइज ऑफ 20 टीचर्स, उनके केस में जॉब लॉस नहीं था, पर उनके काफी टीचर्स के केस में उनके स्पाउस का जॉब चला गया था बिकॉज ऑफ कोविड, और कोई हेड ऑफ द फैमिली उनका जॉब चला गया था, हु वाज द मेन अर्निंग पर्सन, or there was a pay cut, maybe 30%, 40%, 50%. So you can understand how much economic burden. Like one of the teachers shared with me, I'll not use the name, but she says earlier I was able to, save my salary, but now the family depends on my salary. So there was lots of responsibility, add-on responsibility on them. They started coming to school, but they were constantly worried about that हम लोग जाते तो हैं, पर कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा. They were worried about their own children. छोड़ के आने में भी प्रॉब्लम, लेके नहीं आ सकते थे, so that was the biggest problem. Then there were number of teachers who, shared that the family did not agree with them to come to school. कि नहीं आप जाओगे, आपको कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, सो आप मत जाओ. Then on one side आप मत जाओ, on one side the loss of job. So ऐसी सारी दुविधा में टीचर्स थे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, कि they were not much interested in self care. Self care का मतलब मैं यहाँ पे वो नहीं बोलना चाहती हूँ कि they were not taking bath or they were not wearing clean clothes, but when they were earlier coming to the school, in the morning when they were opening the wardrobe, they were thinking कि आज ये दिन है, so I should dress myself like this, I should make my hairstyle like this, and that they were losing it. कि कोई बात नहीं है, वैसे ही कौन देखने वाला है, घर से बैठ के काम करना है, या स्कूल में कोई आता नहीं है, सो बिना प्रेस के कपड़े चलेंगे, एक ही ड्रेस 2 महीने के लिए धो के पहनो, but you all will agree, the way we dress and the way when we look in the mirror, that reflects our mood for that particular day. Then most of them, majority of them, they said that they are feeling very, very isolated, because school में also the sitting arrangement was very, separate. एक जगह पे 3 लोग नहीं बैठ सकते, एक क्लासरूम में एक बैठा है, मोबाइल फोन लेके बैठे हैं, वर्चुअल क्लास हैंडल कर रहे हैं. So that was making them, they were not able to, meet their friends, not visiting anybody for the dinners and everything. So, that feeling of isolation also was causing them lots of unrest. And few of them, they said कि ऐसी परिस्थिति में कई बार बहुत रोने का मन करता है, तो कई बार हम कहीं जाके रोएं, ऐसा कि मन हल्का हो जाए. Feeling of depression and of course financial burden were this thing. So this was at a personal level. Now let us see what did they respond as far as their workplace. Few things हमने बात कर चुके हैं कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस, उनका आईपी पूरा नहीं हो रहा है, थेरेपी नहीं दे रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट था कि लॉन्ग स्क्रीन आवर्स फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि एक बच्चे को अगर 30 मिनट्स भी करते हैं और आप 6 बच्चों को करते हैं, तो उनके तो 3 घंटे कंटिन्यूसली दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. एंड जब आप क्लासरूम में काम करते हो तो आपको प्राइवेसी है काम करने की, पर जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो उन्होंने बोला कि वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द होल फैमिली. और कई बार बोले कि मैम हमें वर्चुअल क्लास लेते कभी कभी शर्म भी आती है, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स
किस हालत में बैठे होते हैं उसको विटनेस करना, या हम लोग को जिस तरह से वो ऑब्जर्व करते हैं वो, क्योंकि ये खुल के कोई नहीं बोलता, but these were the things which were shared by the teachers, when one-to-one talk happened, and these are very, very important concerns. So rest of the things we discussed. So now we are convinced that yes, they had many, emotional, their level was shattered kind of a thing, but they found it difficult कि किससे share करें, कैसे share करें. One of the teachers shared that मैं बोलूँगी तो आप हंसोगे तो नहीं, so that डर also. So this was the overall mahol. Then now I'll talk about little bit, which I'm sure a little bit of theory base. कि जब हम लोग health की बात करते हैं तो हम लोग ज्यादातर यही बात करते हैं कि health माने physical health, मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि mental aspect हमारे डिक्शनरी में थोड़ा कम आता है. तो और सोशल वेलबींग तो थोड़ा देर से ही हमारे लिस्ट में आता है. तो but we know that a complete मतलब when we talk of health, it includes physical, mental and social well-being, and it is a human right. हम लोग कोई oblige नहीं करते हैं. अगर आज का ये वर्कशॉप हमने किया है, वेबिनार किया है, so it is a right of everybody, and it's our duty to do that, to address these issues. And when we talk about this, and if the person is in a complete health and wellness, then that person has ability to manage in any situation. कैसी भी परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल देना और संभाल लेना, और बिना कोई अपने आप को नुकसान किए हुए. थोड़ी देर में उसकी बात भी करेंगे. इमोशन के बारे में जब बात करते हैं तो माने सपोज कोई न्यूज आया तो एक थॉट आपके दिमाग में आया. सपोज आपने एक बहुत बड़ा प्राइज विन किया, सो आपके दिमाग में एक थॉट जनरेट होता है और आप चिल्ला उठते हो और आप बोलते हो वाओ, so a thought, then it results into the behavior which we exhibit, your body's response. सपोज किसी का एंजाइटी लेवल, अगर कोई ऐसा न्यूज आता है तो आपका गला सूख जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, डर लगता है, पेट में दुखने लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है. सो इस बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करें तो इमोशनल हेल्थ माने कि जब आप अपने विचारों को आपके संयम में रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स उससे जो उत्पन्न होती है और उसके कारण जो बिहेवियर हम एग्जिबिट करते हैं ना. खुशी हर एक को होती है, पर हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है. कोई आके किसी को जोर से हक करता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई रो लेता है. सो फीलिंग्स हर एक के उसमें हैप्पीनेस की है, पर जो बिहेवियर एग्जिबिशन होता है, एग्जिबिट हम करते हैं, वो अलग है. एंड थॉट प्रोसेस जो है उस पे हमारा कितना कंट्रोल है, कितना संयम है, उससे हमारे फीलिंग पे कंट्रोल आता है और अकॉर्डिंगली हम हमारे बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं. आजकल इंडिया में अगर बहुत सारे लोग देखते हो तो कौन बनेगा करोड़पति का कार्यक्रम चल रहा है. एंड दिस इज दिस टाइम्स टैगलाइन इज सेट बैक टू कम बैक. सो अगर कोई मुश्किल आई भी है तो वापस कैसे आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है.
So जैसे बात किया कि well-being comes from your thoughts, actions and experiences, और जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप अगर बोलो कि मैं क्या करूं, आपको मैं एग्जांपल दूं, हाँ, जैसे आप किसी बहुत ट्रैफिक में फंस गए हो और ट्रैफिक ऐसी है कि आप कहीं भी हिल नहीं सकते हो, आपकी गाड़ी कहीं हिल नहीं सकती है, ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएंगे, कहाँ फंस गया, हाँ? और आप एक्शन क्या लेंगे? एक व्यक्ति है कि गाली देता है, क्या कोई देखता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, हाँ। एंड एक आदमी है तो नीचे जाके और पीछे गाड़ी में बैठ के जोर जोर से हॉर्न लगाता है, तीसरा आदमी है उतर के झगड़ा करता है। पर आप सोचो कि अगर उस समय ऐसी ट्रैफिक में फंसे हो जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो अगर आप अपने उस थॉट्स को कंट्रोल करो कि ये मेरी कंट्रोल के बाहर है ये सिचुएशन, तो आपका एक्शन क्या होगा? आप चुपचाप करके बैठेंगे गाड़ी में, शायद एक रेडियो लगा होगा तो उसको बैठ के सुनेंगे कि देखें। अगर नहीं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो नीचे उतर के थोड़ा ट्रैफिक को सही करने में मदद करेंगे। सो कंट्रोल तो आप ही के पास है, वो सोचना है, उसके बारे में थोड़ा नेक्स्ट टाइम भी बात करेंगे। एंड और ऐसा करने से हम लोग जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, फिर वो घर हो या घर के बाहर हो, तो हमारे रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं, सही डायरेक्शन में जाने वाले हो सकते हैं। अब पता कैसे चले? मैंने आपको बताया कि इस तरह के माहौल में इस तरह का रिस्पॉन्स था, पर हमें पता कैसे चले कि मुझे कुछ हो रहा है? तो थोड़ा मैंने उस बारे में भी बात किया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो कई बार नींद नहीं आना, और कैसी नींद नहीं आना कि सपोज हम लोग रात को सोने गए, 11 बजे सोने गए और 2 बजे उठ गए, उसके बाद नींद नहीं आई। हर रोज आप सुबह को 6 बजे तक सोते थे। सो आइदर यूजुअल स्लीप से कम सोना, या बीच में उठ जाना, या बहुत सारे घंटों तक पहले नींद नहीं आना। दूसरा एक ऐसा सिम्टम भी कई बार देखने को मिलता है कि सडनली वेट लॉस और वेट गेन। अरे मैं तो ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, फिर मेरा वेट क्यों बढ़ता जाता है? तो और ईटिंग पैटर्न, कई बार लगता है कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते जाओ, जरूरत नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों खा रहे हैं, और कभी कभी हमारी भूख बिल्कुल मिट जाती है। होता होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे कई लोगों को लगता होगा कि अरे हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। और जैसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेट में दुखना, हेडेक होना और कॉन्स्टिपेशन होना और बैकएक होना वगैरह वगैरह, जैसे डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग होना। अब वॉमिटिंग के लिए कोई फिजिकल रीजन है ही नहीं, फिर भी व्यक्ति को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, कई बार ऐसा होता है। देन हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना कई बार, एंड लगता है उसके तुरंत बाद लगे भी कि मुझे गुस्सा क्यों आया, जरूरत तो नहीं थी, पर उस टाइम हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। हर छोटी बात में जिसके लिए कोई ऐसा लगे ही नहीं कि मेरे को गुस्सा आना चाहिए, पर कई बार बिना मतलब के हमें गुस्सा आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू नाउ कोविड-19 सिचुएशन, ऑब्सेसिव बिहेवियर। वो बहुत लोगों ने में देखा गया है, क्योंकि एक ही है कि हाथ धोते रहो, मास्क पहन के रखो। So a thought comes because compulsion comes from our thought process कि मुझे ये करना है।
अब जहाँ जरूरत है उतना तो करना ही है, पर आप हर 5 मिनट में जाके हाथ धो के आओ, और जब आपके सोच में ऐसा बैठ जाए कि मेरे हाथ साफ ही नहीं हुए हैं, मेरे को कोरोना हो जाएगा, मेरे हाथ साफ नहीं हुए हैं, क्योंकि वो आपके थॉट में आ गया है। सो इस तरह का कई बार, फॉरगेट अबाउट कोरोना, बट अदरवाइज ऑल्सो इट कैन हैपन। एंड बहुत काम नहीं किया हो तो भी बहुत टायर्ड फील करना, और लगे कि मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, काम बैठे रहो सुस्त बन के और एकदम कुछ मन नहीं हो। सो देन मेमोरी प्रॉब्लम्स, लाइक मैं तो भूल जाती हूँ आजकल, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। और अगर ये बहुत लंबे समय तक इस तरह से चलता रहे, हर वातावरण में चलता रहे, कभी कभार हर एक को होता है, सो ये सिम्टम्स का मतलब नहीं है कभी एक बार हुआ तो आप सोच लो आपको प्रॉब्लम है, तो पर कंटिन्यूसली हो तो उसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। मूड स्विंग्स, जो दूसरे लोग कि अरे ये तो बहुत मूडी हो गई है, इससे तो बात करना मुश्किल हो गया है, तो इस तरह का अगर कोई और व्यक्ति भी बार बार लगातार बहुत लंबे समय के लिए आपके बारे में अगर आपका नजदीकी कोई व्यक्ति और बोलता हो, तो देन हमें सोचने की जरूरत है। तो अगर इस तरह का कभी भी किसी को भी लगे, तो उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी मदद की जरूरत है। आप ऐसा मत सोचना कि आपका मेंटल हेल्थ डावाडोल हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, पर आपको थोड़ी मदद की बिल्कुल जरूरत है। ये एक थोड़े क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगी, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए, पर ये जो है आप क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, लेटर ऑन आप देख भी सकते हैं और अपने आप को आप आंसर कीजिए। Okay, if time permits, I can just read through or people can go through that. तो अगर इनमें से या पहले बताए गए कोई सिम्टम्स में से आपको ऐसा लगे कि किसी में भी आपको मुश्किल है, तो आप ऐसा सोचो कि थोड़ी आपको मदद की जरूरत है और मदद लेने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका बैलेंस रहेगा और आप अपनी जो अपने रिश्ते हैं, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, कोविड हो या कोविड जैसी कोई भी परिस्थिति में, आप उसका समाधान कर पाएंगे। सो अब माय कलीग, क्योंकि इस सब आपके मन में होगा कि इमोशनल बैलेंस लाना कैसे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, उसके बारे में तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ही, पर मेरे हिसाब से मेडिटेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। तो मेरा जो कलीग है, ही इज अ ट्रेन्ड मेडिटेशन ट्रेनर. He will take only 5 minutes to introduce that with you. पर उसके पहले मेरे को एक आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज देना है, क्योंकि जब इस विषय के बारे में मैं बात कर रही थी मुझे नहीं मालूम था, और परसों ही जब हमारा एक ट्रायल सेशन हुआ जिसमें संपदा, पेज एंड क्रिस्टिन हम लोग सब साथ में थे, तब मैंने बड़े गर्व से बोला था कि नहीं हम तो ऑफिस में रोज आते हैं और रोज वहीं से काम करते हैं, क्योंकि तब मुझे नहीं मालूम था कि कल क्या होगा। सो नेक्स्ट डे बीबीए में एक रैपिड कोविड टेस्ट के लिए टीम आई, जिसमें हम सभी ने हमारा रैपिड टेस्ट करवाया, और अच्छी बात नहीं है, पर अब जो हुआ सो हुआ। आई एम कोविड पॉजिटिव टुडे, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम माय होम, एंड इट वाज अ टेस्ट फॉर मी to taste myself of my emotional well-being, कि स्ट्रेस हुआ कि क्या हुआ, उसमें मैं उसका समाधान कैसे करती हूँ, एंड यू आर द जज कि अगर मैंने समाधान सही किया है या क्या। सो ओवर टू मिहिर. मिहिर, आर यू देयर? मिहिर? Yes, Vimal, I am there.
Yeah, so yes, Mihir, over to Yeah. you. जी, हेलो एवरीवन। हमारे पास जैसे बहुत कम समय है, सीधा जैसे विमल मैम ने मीर, आवाज नहीं आ रही है। मीर, जी हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। यस अभी आ यस रही है यस, आवाज? हाँ अभी आ रही है। जी। मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। जैसे बात करी विमल बहन ने कि मुझे थोड़े टाइम में मेडिटेशन के ऊपर बात करनी है, तो मैं कर रहा हूँ। मेडिटेशन के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और आजकल जब से हम मार्च महीने से, एक्चुअली फरवरी से, बट मेजरली मार्च से जब हम कोविड का सामना कर रहे हैं, तो मेडिटेशन, योग, ये सब आ रहे हैं। कि ये क्या है, पर ज्यादातर अगर पूछेंगे कि मेडिटेशन कौन कर सकता है, मेडिटेशन क्या है, तो आम तौर पे लोग बताते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है आप कंसंट्रेशन करो, आप एक चित्त एकाग्र होकर अपने साथ, अपने आप के साथ रहो, आप ना तो कोई विचार करो, आप एकदम शांत मन से बैठो, वो मेडिटेशन है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन हम तो नहीं कर सकते, मेडिटेशन के लिए शायद बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग या साधना की ज़रूरत है, ऐसे भी ख्याल कुछ लोगों के हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, जिनके पास मन है, शरीर है, सांस है, जो अपने मन को शांत रखना चाहता है। जैसे विमल बहन ने पूरे सेशन में बताया, जो अपनी वेल बीइंग को ठीक रखना चाहता है, अपने आप को ठीक रखना चाहता है, वो मेडिटेशन कर सकता है। तो आज एक हम बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, फिर बाद में सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे कि हम बहुत आसानी से मेडिटेशन कर सकते हैं अपने आप भी, वो हम जानेंगे। अभी जैसे कि हम बातचीत नहीं कर पा रहे, बट आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आशा रखूंगा कि आप कंफर्टेबली बैठे हो। 1 मिनट के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो कि मेडिटेशन के लिए है, जिससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें मेडिटेशन में क्या करना चाहिए और मेडिटेशन में क्या नहीं करना चाहिए। तो एक एक्सरसाइज के लिए रेडी, अपने आप को आराम से बैठ जाइए, एडजस्ट कर लीजिए, कंफर्टेबली बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके आप रिलैक्स करें। मैं विनती करूंगा कि हर एक व्यक्ति इस प्रोसेस में भाग ले। तो आंखें बंद करके आराम से बैठ जाए और आपको जो भी विचार आ रहा है वो आने दे। बस एक बंदर के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप कुछ भी सोचे, पर बंदर के बारे में आपको सोचना नहीं है। एक बंदर जिसका मुंह काला है, जिसकी बड़ी लंबी पूंछ है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बाकी जो भी विचार आए आप सोच सकते हैं। एक बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा है, उसके अलावा आप कुछ भी सोच सकते हैं। धीरे से
आंखें खोले। यस, सोच सके आप, इवन चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। सब लोग ने बंदर के अलावा बाकी सब चीज के बारे में सोचा ना? मोस्टली लोग कहेंगे कि बाकी विचार तो आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, बट बंदर तो आ ही रहा था दिमाग में। Am I right? और आएगा, नेचुरली है, बिकॉज अपना मन का काम ही यही है। अगर हम जब उसको बोलेंगे कि शांत रहना है, अगर हम मन में ठान के बैठेंगे कि कोई विचार नहीं आना चाहिए, तो डेफिनेटली विचार आएंगे, क्योंकि मन का काम है विचार को आने देना, सोचना। तो विचार आते हैं और जाते हैं। जब हम रेजिस्ट करते हैं, जैसे कि हवा है वो चलती जा रही है, विचार भी अपने मन में चलते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। जब आप अपने मन में सोचते हो कि मुझे कोई विचार नहीं करना है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप रोक रहे हो। विचार आ रहे हैं, आप कह रहे हो को विचार को नहीं आना है, अरे ये विचार तो सही है, ये विचार गंदा है, ये विचार अच्छा है, मैं मेडिटेशन के लिए बैठा हूं तो ऐसे विचार आने चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो नहीं ठीक है। या ये सब चीजों में हमारा मन लग जाएगा व्हेन यू रेजिस्ट। मन को अपना काम करने देना है, पर अपने खुद को व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं। शुरू में लोग प्रेफर करते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन करें, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिले और आप आसानी से उसको फॉलो कर पाओ। और फिर कुछ लोग प्रेफर करते हैं शांति से खुद के साथ बैठे, और मेडिटेशन में और कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, राइट। आपको बैठ के अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना है, महसूस करना है। और अगर हम ये कर पाए तो मेडिटेशन को इजीली अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को हम रेजिस्ट नहीं करेंगे तो हम आराम से मेडिटेशन में बैठ पाएंगे और कोई भी विचार हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक विचार और मन का काम है आना और जाना। तो ये चीज जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो, अगर आप चाहो तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अगर आप सोच रहे हो कि मेडिटेशन में एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता मेडिटेशन का रिजल्ट हो सकता है। मेडिटेशन प्रोसेस के दरमियान आप एकाग्र होके बैठो, ये जरूरी नहीं है। यू नो, रिजल्ट ऑफ डीकॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्सेंट्रेशन, जब हम मेडिटेशन के बारे में बात करें। हाँ, मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आराम से बैठे और अपने मन को, एक जैसे आप मूवी को देखते हो, आपको अपने मन को देखना है। जैसे आप देखते जाओगे, हो सकता है धीरे धीरे विचार कम होते जाए, और प्रोसेस को आपको जज करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द मेडिटेशन। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन नया नया है, आप बहुत बोर भी हो जाओ, राइट। पर आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको जज नहीं करना चाहिए। विचार आते हैं, मुझे कंटाला आता है, मुझसे नहीं होगा, शायद मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है, तो उस ख्याल में लोग मेडिटेशन छोड़ देते हैं शुरू करके। बट ऐसा करना जरूरी नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो। क्योंकि आप जब कचरा है, जब आप घर में झाड़ू निकालते हो तो कोने कोने से कचरा बाहर आता है। जब आपने देखा होगा, जब हम कचरा निकाल रहे, झाड़ू निकाल रहे, तो कचरा ज्यादा दिखता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हो जाती है तो घर क्लीन दिखता है। सेम वे अगर आप मेडिटेशन के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फील स्लाइट चेंज,
आपको शांत लगेगा, आपको थोड़ा बेटर फील होगा इन टर्म्स ऑफ विचार। तो ये करना चाहिए डेफिनेटली। जब थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे। बट फिलहाल समझने के लिए, और जब तक नेक्स्ट टाइम के लिए आप नहीं बैठते हैं सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस के लिए इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो बहुत आसानी से अच्छी तरह से आप मेडिटेशन कर पाएंगे। थैंक यू। Thank you, Mihir. And thank you, Sampada, Paige, Christine, Gabby, everybody for giving me this opportunity to share my experiences with you all. So thank you once again. And congratulations also once again for choosing such a much needed topic of concern. Thank you very much, Vimal Ben, for the wonderful presentation. Very simple, practical, and I think जो हम बोलते हैं कि leading from the front, तो इतनी positivity आपने खुद रख के emotional well-being का इससे ज़्यादा अच्छा example क्या हो सकता है? Thank you so much, and very practical and easily we were able to relate to every single thing that you said, because a lot of it came from the experience of teachers in the field. So thank you so much. And thank you to Mihir as well. Meditation का इतना अच्छे से demonstration देके simple शब्दों में समझाने के लिए. Thank you, Mihir, for sharing the importance of meditation and also demonstrating a very simple way we can all do meditation and incorporate it as a part of our daily life. We always think meditation is a big thing that requires a proper separate room, separate lighting, ambience and everything. But thank you so much for sharing that it's a very simple process that anyone can do anywhere. All about observing your thoughts and observing yourself. I don't know who said this, but someone has said this, that whatever you resist persists. And that's exactly what you brought out through your simple but very relevant and useful exercise. Thank you. If anybody has any questions, please share them in the chat box. I didn't see any questions in the chat box. If there are no questions after the presentation, I always think there are two ways to look at it. I won't share the second one. I'll only share the first one, that I believe everybody understood every single thing that was said and really appreciated the session. आज का जो session था, that was more about understanding emotional well-being and getting to know ourselves and the importance of emotional well-being along with our physical health and other aspects जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं. हमारा जो अगला सेशन है उसमें हम लोग ज़्यादा स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करेंगे कि इमोशनल वेलबींग एनहांस करने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. प्लीज जॉइन अस फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वेबिनार 25 नवंबर को 4 बजे, वेयर वी विल फोकस अ लॉट ऑन स्ट्रैटेजीज. तब तक प्लीज डू स्टे इन टच विद अस, डू विजिट आवर वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, और अगर कोई भी आपके प्रश्न है तो हमारा ईमेल है india@perkins.org, उस पे जरूर अपने प्रश्न पूछिए. एंड प्लीज स्टे इन टच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.